ह्यूमैनिटीज के एक क्लास में जहां पर आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास यानी कि जो आपकी ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके चैप्टर नंबर 2 का ये एक वन शॉट वीडियो आपका यहाँ पर रहने वाला है। जिससे आप कंप्लीट चैप्टर 2 की जो डिटेल्स है उनको हम लोग समझेंगे। चैप्टर 2 को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस चांद। माय नेम इज अंकित गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं ह्यूमैनिटीज के इस क्लास में, जहां पर आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास यानी कि जो आपकी ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके चैप्टर नंबर 2 का ये एक वन शॉट वीडियो आपका यहाँ पर रहने वाला है। जिससे आप कंप्लीट चैप्टर 2 की जो डिटेल्स है उनको हम लोग समझेंगे। चैप्टर 2 को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप चाहें तो अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसे ओपन करके आप बैठ जाइए, उसको लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ चीजों को समझते हुए चलिएगा। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बात इस बात पर करते हैं कि टॉपिक कौन सा है या चैप्टर का नाम कौन सा है। तो चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बार इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। यानी कि किसी भी देश के जो लोग होते हैं ना, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, किसी भी देश के जो लोग आपके यहाँ पर होते हैं, वो उस कंट्री की रियल वेल्थ होते हैं। ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो कि बात बिल्कुल सही है कि किसी भी देश के लोग उस देश की रियल वेल्थ आपके यहाँ पर माने जाते हैं। एंड इट इज दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेस एंड मेक यूज ऑफ द कंट्रीज अदर रिसोर्सेस एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज। तो ये लोग ही होते हैं जो कि देश की दूसरी रिसोर्सेस को यूज करते हैं, देश की दूसरी संपत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं इन रिसोर्सेज को लेकर, जो पॉलिसी वगैरह बनानी है उसको डिसाइड करने का काम भी पॉपुलेशन का ही होता है। मतलब पॉपुलेशन के लोगों का ही होता है। जो लोग ये सब डिसाइड करते हैं वो भी पॉपुलेशन का हिस्सा ही होते हैं, राइट। अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। तो अंततः एक देश वहां के लोगों के द्वारा ही जाना जाता है। अंततः एक कंट्री को उसके लोगों के द्वारा ही जाना जाता है। ये तो हो गई थ्योरिकल बात। द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग। अब इस पर्टिकुलर लाइन में बताया गया है कि जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी। द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी की शुरुआत की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन आपकी यहाँ पर थी वो करीब करीब 6 अरब थी, यानी कि 6 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन थी 21वीं शताब्दी की शुरुआत में। एंड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जो पॉपुलेशन थी, पृथ्वी की जो आबादी थी या फिर वर्ल्ड की जो आबादी थी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। यानी कि एक समान तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस तरीके से जो आबादी है दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहती है। ठीक है, तो कहीं पर लोगों की संख्या ज्यादा होती है, कहीं पर लोगों की संख्या कम होती है। तो दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, उन कॉन्टिनेंट्स में से एशिया जो आपका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दुनिया के दो सबसे बड़े देश जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जैसे चाइना और इंडिया, ये दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं, दुनिया के दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये दोनों देश आपके एशिया में लोकेटेड है और एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। तो एशिया में दुनिया की काफी बड़ी आबादी रहती है। तो एशिया में लोग ज्यादा रहते हैं, एशिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बाकी कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन बहुत कम है। इसके पीछे के कई कारण भी होंगे, इसके पीछे के कई रीजन भी होंगे। हम उन कारणों को भी देखेंगे कि आखिर ऐसे वो क्या कारण है या ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर किसी स्थान पर रहना है, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी देश में रहना है, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी स्टेट में रहना है, किसी शहर में रहना है,
तो ऐसे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं या वो असर डालते हैं? आखिर ऐसे क्या कारण है कि एशिया में ही ज्यादा लोग रहते हैं? कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा, है ना? और ऐसा क्या कारण है कि अंटार्कटिका में लोगों की आबादी बहुत कम है? अंटार्कटिका जो आपका कॉन्टिनेंट है वहां पर लोगों की आबादी बहुत कम है, एशिया में लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो इसके पीछे के कुछ ना कुछ कारण तो होंगे ना, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। अच्छा, आपकी बुक में एक पर्सनैलिटी है जिनकी तस्वीर आपकी शायद बुक में ना दी हुई हो, और वो है आपके जॉर्ज बी क्रेसी। आई थिंक इनकी फोटो भी आपकी बुक में दी गई है। जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है कि एशिया जो आपका कॉन्टिनेंट है, एशिया हैज मैनी प्लेसेस, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट में ऐसे कई सारे स्थान हैं जहां पर लोगों की आबादी बहुत कम है। ठीक है, एशिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं वेयर द पीपल आर फ्यू, जहां पर लोगों की आबादी कम है। एंड फ्यू प्लेसेस, एशिया में कुछ ही ऐसे स्थान हैं, एशिया में ऐसे कुछ ही प्लेसेस हैं जहां पर लोगों की आबादी वेयर द पीपल आर मैनी, आर वेरी मैनी। तो यहाँ पर ये इनका स्टेटमेंट है, ये इनका कथन है जो कि ये बताता है कि किस तरीके से एशिया के अंदर भी, भले ही दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले एशियन कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन है, लोगों की आबादी है, वो ज्यादा है, इसके बावजूद भी अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं, एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर लोगों की आबादी बहुत कम है, और ऐसे बहुत कम प्लेसेस हैं, ठीक है, जहां पर लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। तो एशिया के अंदर भी पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनइवन है। एशिया के अंदर भी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनइवन है। बात समझ में आ रही है सभी को? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे एक शब्द यूज किया गया है, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जनसंख्या का वितरण। इसका मतलब ये है कि बेसिकली द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। इस शब्द का मतलब बेसिकली ये है कि लोग किस तरीके से अर्थ की सरफेस पर फैले हुए हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया के हर देश में, हर कॉन्टिनेंट में लगभग बराबर तरीके से ही लोग फैले हुए हैं या बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लें हम ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बच्चों को बैठने के लिए यहाँ पर हर रो में 4 चेयर बनी हुई है, हर रो में 4 चेयर आपकी यहाँ पर है बच्चों को बैठने के लिए, और क्लास में ऐसी टोटल 3 लेयर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, कि क्लास के अंदर बच्चे जो फैले हुए हैं वो बिल्कुल बराबर तरीके से फैले हुए हैं, पूरी क्लास में बराबर बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई क्लास ऐसी है जहां पर मान लेते हैं क्लास की 4 रो है, लेकिन क्लास की सबसे पीछे वाली रो में 4 बच्चे बैठते हैं, क्लास के आगे वाली बीच वाली रो में मात्र 2 बच्चे बैठे हैं, और आगे वाली रो में मात्र 1 बच्चे बैठे हैं, और एक बच्चा आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, तो क्या ये क्लास और इस क्लास में बैठे बैठे हुए बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो इक्वल है? आंसर इज नो। तो हम देख सकते हैं जहां पर लास्ट रो में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, नंबर 4 है, बीच वाली रो में 2 ही बच्चे हैं, और सबसे आगे वाली रो में भी 2 ही बच्चे हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बराबर तौर पर बच्चे आपके यहाँ पर बटे हुए हैं। तो ये वाली क्लास यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन वाली कहलाएगी, और ये वाली जो क्लास आपकी यहाँ पर है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि पूरी दुनिया में जो आबादी है ऐसा नहीं है, वो भी अनइवन, यानी कि दुनिया के कुछ देशों में, दुनिया के कुछ महाद्वीपों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और दुनिया के कुछ कंट्रीज में, दुनिया के कुछ कॉन्टिनेंट्स में पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो पृथ्वी के सरफेस पर, यानी कि पृथ्वी का वो स्थान जहां जो रहने लायक है, जहां पर लोग रह सकते हैं, तो जो अर्थ का सरफेस है, पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, तो लोग भी पृथ्वी पर जिस तरीके से रहते हैं या फैले हुए हैं, बेसिकली उसके लिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को यूज किया गया है। और ये बताया गया है कि ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया, यानी कि दुनिया की जो 90% आबादी है, दुनिया की जो 90% आबादी है वो दुनिया के टोटल लैंड एरिया के 10% हिस्से में रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये दुनिया की टोटल लैंड है, मान लेते हैं कि ये दुनिया की टोटल लैंड है, इस टोटल लैंड को हम यहाँ पर मान के चलेंगे 100%। ठीक है, ये है आपकी 100% दुनिया की टोटल लैंड, और इस टोटल लैंड का ये रहा आपका 10%। तो दुनिया के टोटल लैंड के
मात्र 10% हिस्से में ही दुनिया की टोटल आबादी की 90% पॉपुलेशन रहती है। बात कुछ समझ में आई? दुनिया में जितनी भी आबादी है वो पॉपुलेशन दुनिया के टोटल एरिया के मात्र 10% एरिया में रहती है। तो दुनिया के 10% लैंड एरिया में, वर्ल्ड की 10% लैंड एरिया में दुनिया की 90% पॉपुलेशन, दुनिया की 90% पॉपुलेशन आपकी यहां पर रहती है। तो दुनिया की रिमेनिंग 10% जो पॉपुलेशन है, दुनिया की जो रिमेनिंग बची हुई 10% आबादी है, वो आबादी दुनिया के 90% हिस्से में आपकी यहां पर रहती है। तो क्या ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइवन है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है या फिर ये असमान है, अनइवन है? तो ये काफी असमान वितरण है कि 10% हिस्से में 90 लोग रह रहे हैं और बचे हुए 90% हिस्से में मात्र 10% लोग रह रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं, दुनिया के कुछ ऐसे इलाके हैं, दुनिया में कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट हैं, कुछ देश है जहां पर दुनिया की काफी बड़ी आबादी रहती है, और दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर दुनिया की काफी कम पॉपुलेशन रहती है। तो इस तरीके से जनसंख्या भी आपकी क्या है, असमान तरीके से आपकी यहाँ पर वितरित है या फिर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं। So the 10 most populous countries of the world contribute about 60% of the world population. अब अगर हम दुनिया के ऐसे टॉप 10 कंट्रीज ले लें, दुनिया के ऐसे टॉप 10 कंट्रीज, दुनिया के ऐसे टॉप 10 कंट्रीज जो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 10 है, जो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज जो आबादी के मामले में सबसे ज्यादा है, वहां पर दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है। दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, दुनिया में तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% अकेले दुनिया के 10 देशों में रहती है पॉपुलेशन। यानी दुनिया की, वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन बाकी के देशों में रहती है, अदर कंट्रीज में रहती है, अदर कंट्रीज में रहती है, और दुनिया की 60% पॉपुलेशन दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में रहती है। तो क्या ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी मात्र 10 देशों में रहती है और बची हुई आबादी इन 10 देशों को छोड़कर बाकी देशों में रहती है? तो दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, तो मात्र 10 देशों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है और रिमेनिंग 40% पॉपुलेशन दुनिया के बाकी देशों में रहती है। ठीक है, चलिए, तो जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज है, ये फिगर आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। एक बार इस पर नजर डालिए सभी लोग, एक बार इस पर नजर डालिए सभी लोग। मैक्सिको, रशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया, चाइना, यहां से जो नंबरिंग की गई है वो ऐसे है। ठीक है, चाइना यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चाइना दुनिया में सबसे पॉपुलस कंट्री है, फिर उसके बाद इंडिया है, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर ब्राजील है, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान है, फिर उसके बाद आपका नाइजीरिया है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर बांग्लादेश है, फिर उसके बाद यहाँ पर रशिया है, और नंबर 10 पर आपका मैक्सिको है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन आपको दी गई है वो आपकी मिलियन में है। 200 मिलियन पॉपुलेशन, 400 मिलियन पॉपुलेशन, 600 मिलियन पॉपुलेशन, 800 मिलियन पॉपुलेशन, 1000 मिलियन पॉपुलेशन, 1200 मिलियन पॉपुलेशन, 1400 और 1600। आप ये देखिए कि इंडिया दुनिया में दूसरी आबादी वाला कंट्री है, और आजादी से पहले पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो अब आप सोचिए कि पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे बड़ा आबादी वाला कंट्री है। तो अगर हमारा बंटवारा ना हुआ होता, ठीक है, पाकिस्तान आज भी इंडिया का हिस्सा होता, और इवन बांग्लादेश भी, बांग्लादेश भी इंडिया का ही हिस्सा था। वो तो ईस्ट पाकिस्तान हुआ और ईस्ट पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना,
तो आज भी अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर इंडिया का हिस्सा होते तो आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होती। वैसे आपको लेटेस्ट डेटा अगर मैं बताऊं तो अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, और अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आपकी निकल कर आई हैं, उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस समय इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को भी पछाड़ चुकी है, यानी कि इस समय इंडिया जो है वो दुनिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। बट ये अभी आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको वही लिखना है जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में जो चाइना है वो इस तरफ है और इंडिया आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ है। तो आपको यहाँ पर यही फिगर वहां पर रखना है। ठीक है, यही फिगर आपको यहाँ पर रखना है। ये है दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज। तो इन दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में दुनिया की टोटल पॉपुलेशन यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर बात करूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन आपका यहीं पर रहती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो आपकी इन 10 देशों में आपकी यहाँ पर रहती है जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है उसे समझ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला आपसे पूछा भी जा सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय द एरिया। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो मान लेते हैं 1 लाख है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन है मान लेते हैं 1 लाख। और 1 लाख की जो ये आबादी है मान लेते हैं कि वो करीब करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहती है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपकी यहाँ पर रहती है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ। ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ, 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ और 1 किलोमीटर इस तरफ। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर, ये बन जाएगा एक वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो ये आपका बन गया एक स्क्वायर, ये आपका बन गया एक वर्ग। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 वर्ग किलोमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? तो आपको 1 किलोमीटर का अंदाजा तो होगा ना कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपका 1 किलोमीटर, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 1 किलोमीटर, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आपका 1 किलोमीटर, डी से ए वाला पॉइंट भी 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो टोटल एरिया आपका यहाँ पर कवर होगा ये होगा पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर में एज ऑन एवरेज ये एक औसत निकल कर आता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ये बेसिकली एक तरीके से आपका औसत निकाला गया है। क्या निकाला गया है? एवरेज निकाला गया है, औसत निकाला गया है। तो एज ऑन एवरेज यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 लोग आपके यहाँ पर रहते हैं। अगर 1 किलोमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 लोग रहते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही घनी आबादी है। अगर 10,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहते हैं, अगर 10,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है, 10,000 अगर यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, मान लेते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 10 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है। बात समझ में आ गई? तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालकर हमें पता चल जाता है कि एज ऑन एवरेज इस इलाके में ज्यादा लोग रहते हैं या इस इलाके में कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया।
divided by the total area, divided by the total families, divided by the total households, divided by the other कुछ भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, तो याद रखिएगा कि आंसर आपको क्या करना है। चलिए आगे बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ज्यादा आबादी रहती है, ज्यादा लोग रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में या एक कंट्री में लोगों की आबादी ज्यादा होती है और कुछ इलाकों में लोगों की आबादी कम होती है। तो कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो समझते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि कुछ आपके यहाँ पर रहेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी देश की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, तो ऐसे कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग वहीं पर रहना चाहते हैं और जनसंख्या वहां की बढ़ रही है। तो सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि ऐसा स्थान, ऐसा कंट्री, ऐसा इलाका जहां पर पानी की उपलब्धता बड़ी आसान है। नदियों के किनारे कोई शहर आपका मौजूद है, तो लोग ऐसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि पानी जो बेसिकली होता है आपकी बहुत सारी बेसिक नीड्स के लिए जरूरी होता है। आपके पीने के लिए पानी जरूरी होता है, खाना बनाने के लिए पानी जरूरी होता है। अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर में फसलों को सिंचाई के लिए पानी आपका यहाँ पर देना पड़ता है। और भी कई दूसरे कामों में पानी का इस्तेमाल होता है, नहाने वगैरह में और डे टू डे एक्टिविटीज में भी। तो अगर किसी इलाके में पानी की उपलब्धता नहीं है, उस इलाके में दूर दूर तक पानी नहीं है, तो वहां पर रहना मुश्किल होगा और वहां पर रहना कठिन होगा। और लोग ऐसे इलाकों में नहीं रहना चाहेंगे जहां पर पानी उपलब्ध ना हो। तो दुनिया के ऐसे इलाके सोचिए और समझिए, अपने माइंड में डालिए कि दुनिया के ऐसे इलाके जहां पर आसानी से पानी उपलब्ध है। ठीक है, पानी की उपलब्धता काफी अच्छी है, स्पेशली नदी के आसपास के शहर, ऐसे शहर, ऐसी सिटीज जो नदियों के किनारे लोकेटेड हैं, उन शहरों की आबादी बहुत ज्यादा होती है। नदी घाटी में लोग ज्यादा रहते हैं। और यही रीजन भी था कि जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो जब इतिहास में आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा करीब 2000 बीसीई में, तो उस जमाने में भी सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास की जो नदियां थीं, सिंधु नदी की सहायक नदियां थीं, ठीक है, उन्हीं नदियों के आसपास हड़प्पा सभ्यता आपकी विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास हमें बहुत सारे घरों के अवशेष मिले हैं, नगरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, वहां पर एक सभ्यता रहती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन वहीं पर थी, है ना। तो आखिर 2000 साल पहले भी लोग और उनके जो अवशेष हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, इससे हमें क्या पता चलता है कि 2000 साल पहले, 2500 साल पहले भी लोग ऐसे इलाकों में ही रहना पसंद करते थे जहां पर आसानी से पानी उपलब्ध हो। तो आज के टाइम पर भी दुनिया के जो सबसे पुराने शहर हैं, दुनिया की जो सबसे पुरानी सिटीज हैं, अधिकतर सभी शहर आपके नदियों के किनारे हैं, क्योंकि पानी की उपलब्धता रहने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। बिना पानी के तो जीवन के इमेजिन कर पाना मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्टिकुलर इलाके में ज्यादा लोग आकर रहें। तो पहली चीज थी वहां पर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा है आपका लैंडफॉर्म, वहां के आसपास की जमीन, वहां का लैंडफॉर्म किस तरीके का हो। तो वहां का जो लैंडफॉर्म है वो रहने लायक होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। और अगर वो बेसिकली मैदानी इलाका है, ठीक है, प्लेन इलाका है, मैदानी इलाका है, तो लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। मैदानी इलाका,
अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इमेज में आपको बताऊं तो ये जो पूरा का पूरा जो आप ग्रीन कलर का एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों का इलाका है। गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों का इलाका है। तो जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत है, उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों की मैं बात करूं तो एक गंगा नदी, यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। तो इन इलाकों में आबादी बहुत ज्यादा है, इन इलाकों की पॉपुलेशन काफी हाई है। इन इलाकों की पॉपुलेशन काफी हाई है। इवन गंगा यमुना के ये जो मैदान है, उत्तर भारत के ये मैदान है, ये दुनिया के कुछ ऐसे इलाकों में से एक है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा जो आबादी है वो आपकी यहाँ पर रहती है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं इलाकों में रहती है, इन्हीं मैदानी इलाकों में रहती है। तो अगर कोई इलाका फ्लैट है, अगर कोई इलाका प्लेन है, अगर कोई मैदानी इलाका है तो वहां पर रहना आसान होता है। करेक्ट, वहां पर रहना क्या होता है, वहां पर रहना आसान होता है। क्योंकि फ्लैट प्लेन पर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर जमीन समतल है, अगर जमीन समतल है तभी आप वहां पर क्या कर सकते हो, तभी आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। अगर फ्लैट जमीन नहीं है तो एग्रीकल्चर कर पाना मुश्किल है। अगर फ्लैट मैदान है तो आप वहां पर अपना घर वगैरह बना सकते हो, हाउस वगैरह आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। वहां पर आसानी से रोड्स बन सकती हैं, क्योंकि सड़कें ऐसे इलाकों में आसानी से बन जाएंगी जो प्लेन होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट, वहां पर रेलवे लाइन भी आसानी से निकाली जा सकती है। ट्रांसपोर्ट वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश की जा सकती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश की जा सकती हैं। रहना आसान होता है लोगों को, आना जाना आसान होता है लोगों को। लेकिन अगर वहां पर समतल फ्लैट लैंड आपके यहाँ पर नहीं है, और मान लेते हैं कि वहां पर एक हिली एरिया है, वो पूरा एक हिली एरिया है, वो पूरा क्या है, पूरा का पूरा वो एक हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाके में रहना बड़ा मुश्किल होता है। पहाड़ी इलाके में रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में क्या होता है, बेसिकली आपको चढ़ान फ्लैट सरफेस आपको नहीं मिलता। तो आपको बार बार पहाड़ चढ़ना होता है, बार बार पहाड़ उतरना होता है। ढलान हमेशा आपको मिलती है, रहना आसान नहीं होता। पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में एग्रीकल्चर कर पाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। वैसे पहाड़ी इलाकों में आप समतल लैंड तो आपको नहीं मिलती है, फ्लैट लैंड तो नहीं मिलती है, तो वहां पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। हिली एरियाज में क्या बनाए जाते हैं, सीढ़ीदार खेत आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिली एरियाज में रहना, इसीलिए आप देखो कि पहाड़ों की आबादी कम होती है। पहाड़, भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं या जो भी इलाके हैं या जो भी राज्य हैं जहां पर पहाड़ सबसे ज्यादा है, तो वहां पर पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। मैदानी इलाकों में आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मैदानी इलाके रहने के लिहाज से काफी अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, फ्लैट होते हैं, आसानी से एग्रीकल्चर हो सकता है, घर बन सकता है, रोड्स बनाई जा सकती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंडस्ट्रीज सब स्टैब्लिश की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये सब कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस वजह से लोग ऐसे इलाकों में रहेंगे जो उनके लिए फेवरेबल लैंड फॉर्म्स हो, यानी कि जहां पर रहना आसान हो। समतल लैंड में रहना आसान होता है, समतल जमीन पर रहना, मैदानों में रहना आसान होता है। वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर है मेरी बात? तो किसी भी जगह पर, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में लोगों की आबादी अगर ज्यादा है तो कई चीजों पर, कि क्या वहां पर पानी आसानी से उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो आबादी ज्यादा होगी। क्या वहां पर जो लैंडफॉर्म है वो एक फ्लैट लैंडफॉर्म है, वो एक मैदानी इलाका है, रहने के लिए आसान है, आंसर इज यस, तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है जो किसी भी इलाके की आबादी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से किसी पर्टिकुलर इलाके में आबादी ज्यादा भी हो सकती है और आबादी कम भी हो सकती है। आगे कुछ और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें आ जाता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अच्छी नहीं है तो लोग उस इलाके में नहीं रहेंगे। उस इलाके की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट यानी कि उस इलाके की जलवायु कैसी है, उस इलाके की जलवायु कैसी है। तो उस इलाके की जलवायु, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सहारा डेजर्ट में चले जाएं, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट हमें कहां पर देखने को मिलेगा, यह है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ऊपर का ये जो हिस्सा है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का ये ऊपर का जो हिस्सा है,
ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है और इस रेगिस्तानी इलाके में काफी गर्मी होती है। यह है आपका सहारा का डेजर्ट अफ्रीका। तो आप में से कितने लोग होंगे जो अफ्रीका के सहारा के रेगिस्तान में जाकर रहना चाहेंगे? बहुत कम लोग होंगे, ना के बराबर होंगे। हाँ, 2-4 दिन आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए या फिर एक्टिविटीज के लिए वहां पर जा सकते हो, टूरिज्म के लिए जा सकते हो। वहां पर रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये है आपका सहारा का रेगिस्तान। तो सहारा का रेगिस्तान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से इतने गर्म इलाके में ये बहुत ही हार्श कंडीशंस आपकी यहाँ पर बनती हैं रहने के लिए। तो इतने गर्म इलाके में आपका रह पाना बड़ा मुश्किल काम है। इतने गर्म इलाके में आपका रह पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है कि वहां पर या तो बहुत गर्मी पड़ती है या फिर अगर मैं चला जाऊं अंटार्कटिका, कहां पर चले जाएं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका कहाँ है? पृथ्वी का जो साउथ पोल है ये वाला हिस्सा। तो पृथ्वी का जो साउथ पोल है आप लोगों ने देखा होगा जहां पर पेंगुइन पाई जाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का ये साउथ पोल वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है। इंसान यहाँ पर ना के बराबर है, रह पाना बहुत मुश्किल है। मौत आपकी यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी। तो अंटार्कटिका के इस हिस्से में रह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि साल भर यहाँ पर बर्फ जो है वो आपकी जमी होती है। तो अंटार्कटिका में रह पाना भी बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से इंडिया में एक स्टेट है मेघालय। मेघालय में एक लोकेशन है मौसिन राम। मौसिन राम जो लोकेशन है मेघालय की, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है ना। तो जहां पर साल में कई टाइम तक या मैक्सिमम टाइम बारिश ही होती रहती है। साल के 6 से 8 महीने बारिश ही होती रहती है, बारिश का मौसम ही बना रहता है। तो क्या आप ऐसे स्थान पर रहना चाहोगे जहां पर लगातार बारिश ही होती रहे? आंसर इज नो। तो दुनिया के ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है, दुनिया के ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड एरियाज हैं, या दुनिया के कुछ ऐसे इलाके जहां पर काफी बारिश होती है, वो रहने के हिसाब से सुटेबल नहीं है। तो जो क्लाइमेट आपको सूट नहीं करता, क्लाइमेटिक कंडीशन आपको सूट नहीं करती, तो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको सूट नहीं करती, तो फिर लोगों का वहां पर रहना कम होता है। तो यहाँ की पॉपुलेशन भी क्या होती है? कम होती है। आगे बात करते हैं सोइल्स, मतलब मिट्टी। अगर वहां की जो मिट्टी है वो भी तो आपके फेवर में होनी चाहिए। अगर वहां पर ऊसर मिट्टी पाई जाती है, ऊसर मिट्टी का क्या मतलब होता है? ऊसर मिट्टी जो मिट्टी होती है, ऊसर मिट्टी जो मिट्टी होती है, ऊसर जो आपकी सॉइल होती है, बेसिकली वो एक ऐसी सॉइल होती है, ऐसी मिट्टी होती है जो खराब हो चुकी होती है। क्षारी मिट्टी, ऊसर मिट्टी, अगर आपने उस मिट्टी में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया है, बहुत ज्यादा पानी डाला है, तो उसकी वजह से मिट्टी क्या है कि सफेद रंग छोड़ देती है और मिट्टी फिर उपजाऊ नहीं रह जाती, नॉट फर्टाइल। तो ऐसा, भाई मान लेते हैं कि वहां पर फ्लैट एरिया है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो फर्टाइल नहीं है। वो क्या नहीं है? वो आपकी फर्टाइल मिट्टी नहीं है, नॉट फर्टाइल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में होगा बेसिकली ये कि वहां पर फिर कोई एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, और एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा तो फिर रहेगा क्यों? तो कंडीशन डिपेंड करती है कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस सही नहीं है तो लोग वहां पर, वहां की आबादी बहुत कम होगी। और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सही है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, गंगा यमुना के मैदान, तो यहाँ पर गर्मियों में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ठीक ठाक सर्दी पड़ती है, बारिश के मौसम में ठीक ठाक बारिश भी होती है। तो रहने के लिहाज से ठीक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, तो यहाँ पर रहा जा सकता है। तो टोटल हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं? अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इनमें से कौन सा वो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इनमें से कौन सा वो ज्योग्राफिकल फैक्टर है जिसकी वजह से लोग एक स्थान पर अधिक संख्या में रहते हैं या एक स्थान पर कम संख्या में रहते हैं। तो पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर लैंडफॉर्म, तीसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर क्लाइमेट, और चौथा ज्योग्राफिकल फैक्टर सॉइल। ठीक है, तो ये तो हो गए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर।
तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर इलाके में ज्यादा लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो जैसे कि पहला है आपका मिनरल्स। आपने देखा होगा कि कुछ इलाकों में क्या होता है बेसिकली कि कुछ खनिज निकल आता है, मिनरल्स निकल आते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं वहां पर कोयले की खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं आपकी, तो वहां पर कोयला माइनिंग के लिए लोग आकर रहने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर मान लेते हैं वहां पर कोई स्टील प्लांट लगा हुआ है, तो स्टील प्लांट जहां पर लगा होता है धीरे धीरे लोग आकर वहां पर बस जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं जमशेदपुर की, जमशेदपुर नाम का पहले कोई शहर था ही नहीं, तो जमशेदपुर नाम का कोई शहर नहीं था। तो जमशेदपुर जो आज है, वहां पर 1907 में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। फैक्ट्री का नाम था आपका टिस्को। फैक्ट्री का नाम था आपका टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना होती है 1907 में। कहां पर होती है? टिस्को की स्थापना होती है 1907 में। कहां पर होती है? जमशेदपुर में होती है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में काम करने वाले लोग आते हैं, वहां पर काम करते हैं, और जो लोग वहां पर काम करते हैं वो वहीं पास में रहने भी लग जाते हैं। तो धीरे धीरे वहां पर लोगों की आबादी बढ़ती गई, बढ़ती गई। और क्योंकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जमशेद जी टाटा ने स्टैब्लिश किया था, जमशेद जमशेद जी टाटा ने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था, तो जमशेद जी टाटा के नाम पर वहां पर एक शहर विकसित हो गया, दैट इज कॉल्ड जमशेदपुर। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का कि किस तरीके से जहां पर मिनरल्स और इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की जाती हैं, वहां पर धीरे धीरे लोगों की आबादी आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे कैसे वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के पीछे काफी सारे रीजन होते हैं कि लोगों को वहां पर आसानी से नौकरी मिल जाती है, तो लोग जॉब्स की वजह से वहां पर रहने लग जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को वहां पर मिलती हैं, तो इस वजह से लोग वहां पर आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर नौकरी के लिए, और फिर वहां पर क्या करते हैं, रहने लग जाते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में डायमंड की माइन है ना, या फिर हीरे की खदान है, कोयले की खदान है, स्टील का प्लांट है, यहाँ पर बॉक्साइट माइनिंग होती है, आयरन ओर निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, तो ऐसे इलाके जहां पर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं वहां पर भी लोगों की आबादी ज्यादा होगी। अर्बनाइजेशन, यहाँ पर शहरों की बात की जा रही है। तो जैसे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा है ना, और बेंगलोर है ना, हैदराबाद, पुणे। तो शहरों की अगर हम बात करें, शहरों की आबादी ज्यादा होती है, शहरों में ज्यादा लोग रहते हैं, शहर अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा लोगों को। क्यों? क्या कारण हो सकते हैं? तो शहर कई चीजों की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाता है, लोगों को लोगों को आसानी से नौकरी मिल जाती है, लोगों को आसानी से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए या जॉब करने के लिए शहरों में आते हैं। तो जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, शहरों में लोग इसलिए भी रहना चाहते हैं क्योंकि वहां पर आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, अच्छी एजुकेशन की वजह से, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, गांव के मुकाबले आपको शहरों में बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी शहरों में। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ आपको शहरों में ही मिलेगा। तो शहर जो होते हैं वो बेसिकली ज्यादा भीड़ आपको शहरों में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि शहर गांव से बेहतर होते हैं, बेहतर एम्प्लॉय मतलब गांव से बेहतर होते हैं कुछ मामलों में, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्टैंडर्ड लिविंग। तो बेसिकली ऐसी वजह से लोग क्या करते हैं, गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। लोग गांव में अपनी जमीन बेचकर, गांव छोड़कर शहर चले आते हैं ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकें, वहां पर उन्हें आसानी से कोई जॉब मिल जाए, कोई काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सीमित होती है, गांव में नौकरियां बहुत सीमित होती हैं। शहरों में आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है, आपके पास बेस्ट ऑप्शंस आपको वहां पर मिल सकते हैं। आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं, तो आप शहर की तरफ मूव कर जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बेहतर लिविंग कंडीशंस, बेहतर एजुकेशन, बेहतर जॉब एम्प्लॉयमेंट।
तो लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, माइग्रेशन एक बड़ा रीजन है कि लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं बड़े पैमाने पर, जॉब के लिए, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, इलाज कराने के लिए। तो इस वजह से भी शहरों में जो आबादी है वो आपकी बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप मिनरल से जोड़कर देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप मिनरल से कनेक्ट करके देखिए, मिनरल से जोड़कर देखिए कि जहां पर आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर आपकी लगाई गई हैं, तो उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जामनगर रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी जो कि आपकी गुजरात में है। जैसे कि आपका बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, जैसे कि आपका राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, तो जहां पर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहां पर किसी भी चीज की इंडस्ट्री आपकी यहां पर है, तो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी जॉब्स के लिए यहाँ पर आएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में आएंगे, तो जहां पर वो काम करेंगे वहीं आसपास रहना शुरू भी करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जहां पर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड होती हैं, जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगती हैं, वहां पर लोग बड़े पैमाने पर रहना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है। तो अभी तक जो हमने देखा कि पानी की उपलब्धता की वजह से लोगों की संख्या बढ़ती है उस स्थान पर जहां पर पानी आसानी से उपलब्ध है, वहां पर हमें पॉपुलेशन काफी हाई देखने को मिलेगी, जहां का लैंड फॉर्म फ्लैट है या फिर मैदानी इलाका है। ऐसा इलाका जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही अनुकूल है रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, तो वहां की पॉपुलेशन हाई होगी। सोयल अगर वहां पर ऐसी है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, तो बेसिकली ऐसे इलाके में भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ऐसे इलाके जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे इलाके, ऐसे शहर जो अर्बन शहर है या शहर बन चुके हैं, अर्बनाइजेशन हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो वहां पर भी पॉपुलेशन काफी हाई है। यहाँ पर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एग्जाम्पल दिया गया है कि जापान में कोबे ओसाका का इलाका है, जापान में कोबे ओसाका का इलाका है, इज अ थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वहां पर भी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, यहाँ पर मैंने येलो डॉट बनाया, तो जापान का ये वाला इलाका कोबे इलाका है, कोबे ओसाका का रीजन है। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर काफी सारी इंडस्ट्रीज है। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। तो दुनिया में, ये केवल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि दुनिया में जहां जहां इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, है ना, जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पर पॉपुलेशन भी क्या है आपकी काफी ज्यादा है। क्लियर सभी को? ठीक है, अभी तक हमने दो फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया। पहले फैक्टर्स थे आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और दूसरे आपके यहाँ पर थे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बाद दूसरे क्या थे, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बाद दूसरे थे आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। आपको ये अच्छे से समझना है कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं और कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अब ये कंफ्यूजन मत पाल लीजिएगा कि इनमें से कौन सा ज्योग्राफिक फैक्टर होगा, कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर होगा। अगर आप ये भी नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो याद रखना कौन से जो ज्योग्राफिक फैक्टर्स हैं और कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो जरूर याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब है सोशल और कल्चरल फैक्टर। तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं वहां पर रहने के लिए, बिकॉज दे आर सम रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इन इलाकों का कोई ना कोई धार्मिक या फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि अगर हम बात यहाँ पर करें बनारस शहर की, बनारस शहर भगवान शिव का शहर, काशी के नाम से जाना जाता था। तो बनारस एक धार्मिक शहर है, प्राचीन शहर है। तो लोग बनारस में धार्मिक आधार पर रहना चाहते हैं। बनारस के अलावा दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली काफी लंबे समय से भारत की राजधानी है। दिल्ली अंग्रेजों के टाइम और उससे पहले मुगल डायनेस्टी की भी राजधानी हुआ करती थी। बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें तो अमृतसर शहर,
अमृतसर शहर। तो अमृत शहर सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट शहर है। इसी तरीके से और भी, तो ऐसे शहर जिनकी काफी इंपॉर्टेंस है, धार्मिक आधार पर काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन, तिरुपति बालाजी का, कटरा जम्मू एंड कश्मीर वैष्णो देवी जी के लिए। तो इस तरीके से जो ऐसे शहर हैं जो धार्मिक आधार पर काफी पॉपुलर है और जो लोग धार्मिक आधार पर अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे अयोध्या शहर आपका यहाँ पर हो गया, है ना, तो लोग ऐसे शहरों में रहना पसंद करते हैं। तो इन कारणों से भी लोग या कुछ शहरों में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उस शहर में रहना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें, तो दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो अब इस बात से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनके शहरों में आबादी जो है वो हद से ज्यादा आपकी बढ़ गई है। अगर हम बात करें टोक्यो की, तो टोक्यो की सरकार ने ऐसी पॉलिसीज वगैरह निकाल रखी हैं, टोक्यो यानी कि जापान। तो जापान की सरकार इस बात से परेशान हो गई है कि जिस तरीके से जापान की राजधानी टोक्यो की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, तो वहां पर लोग आगे आने वाले समय में और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। इससे शहर के ऊपर दबाव बढ़ेगा, शहर के रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ेगा, शहर और बड़ा होता जाएगा, है ना, सबके लिए सारी चीजें मुहैया कराना मुश्किल होता जा रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अब तो ऐसा हो गया है कि दुनिया की कुछ सरकारें इंसेंटिव वगैरह भी देने लग गई हैं टू द पीपल टू लिव इन स्पर्सली पॉपुलेटेड एरियाज, कि आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा कि आप भीड़ भाड़ इलाके को छोड़कर, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले शहर को छोड़कर आप उस देश के दूर दराज के इलाकों में जाकर बस जाओ। इससे क्या होगा कि शहर थोड़े से खाली होंगे, शहरों में आबादी कम होगी, और ऐसे इलाकों में आबादी बढ़ेगी जहां पर आबादी बहुत कम है या है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में शहरों को ओवर क्राउडेड होने से रोकने के लिए और उस कंट्री के दूसरे इलाकों में भी पॉपुलेशन फैल सके, उसको प्रमोट करने के लिए इस तरीके के इंसेंटिव और पॉलिसीज दी जाती हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है टोक्यो का। टोक्यो इज सो ओवर क्राउडेड, जापान इज पेइंग फैमिलीज $10,000 पर चाइल्ड टू मूव। तो अगर आप टोक्यो में रहते हैं, जापान में रहते हैं, और टोक्यो दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है, जिसका साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आगे ये और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ के लोग ओवर, मतलब ये जो शहर है वो ओवर क्राउडेड होता जा रहा है। आगे आने वाले समय में यहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जब लोगों को अंदर शहर में रहने को जगह नहीं मिलेगी, तो वो शहर के बाहर जमीन लेकर, यानी कि ये शहर और बड़ा होता जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ की सरकार क्या कर रही है, लोगों को इंसेंटिव देती है। योजना सरकार ने चला रखी है कि आपको, आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं, तो पर बच्चे के हिसाब से, पर चाइल्ड के हिसाब से हम आपको इंसेंटिव देंगे। और ये इंसेंटिव आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप टोक्यो शहर छोड़ दें, टोक्यो शहर के बाहर किसी रूरल इलाके में, किसी छोटे शहर में जाकर बस जाएं। टोक्यो को आप छोड़ दें, उसके लिए हम आपको पर बच्चे के हिसाब से $10,000 देंगे। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से उसका अमाउंट डबल और ट्रिपल भी हो जाएगा। तो जिससे इस आर्टिकल से हमें यह समझ में आता है कि हाँ, शहरों का ओवर क्राउडेड होना एक बड़ी समस्या है। दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं, दुनिया के कुछ ऐसे शहर हैं जो ओवर क्राउडेड हो गए हैं, जहाँ की पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ गई है। रीजन क्योंकि वो बहुत बड़ी मल्टी सिटी है, एक मेगा सिटी है, एक अर्बन सिटी है। वहां पर हर किसी के लिए अब जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना, हर तरीके की अच्छी लिविंग कंडीशंस हैं। लेकिन कब तक, क्योंकि अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती रही, तो क्या सभी को इस तरीके की फैसिलिटीज दे पाना आसान है? सभी तक साफ पीने का पानी पहुंचा पाना आसान है? क्या सभी तक सैनिटेशन फैसिलिटीज पहुंचा पाना आसान है? सभी को घर दिला पाना आसान है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पर ये चीज है। तो दुनिया की कुछ कंट्रीज अब ऐसा कर रही हैं कि लोगों को एक तरीके से शहरों के बाहर रहने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। तो चलो, ये पॉइंट तो हमारा यहाँ पर हो गया। हमने ये समझा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो किसी भी स्थान की आबादी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट की अबाउट द पॉपुलेशन जियोग्राफी, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे पहले आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन चेंज को ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। बिटवीन दी 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, 2 टाइम पीरियड के बीच में, बिटवीन दी टू पीरियड्स ऑफ द टाइम, यानी कि इट इज नोन एज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। हम समझते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल,
इंडिया में लास्ट टाइम जो ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। तो 2011 में इंडिया में जो आपका पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उस समय इंडिया की आबादी लगभग लगभग 102 करोड़ थी। कितनी थी उस समय? इंडिया की आबादी लगभग लगभग 102 करोड़ थी। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, उस समय इंडिया की आबादी 2001 में थी आपकी 102 करोड़। और 10 साल बाद 2011 में जब हमारा अगला पॉपुलेशन सेंसस हुआ, तब भारत की आबादी बढ़कर लगभग 121 करोड़ आपकी यहाँ पर हो गई थी। कितनी हो गई थी? 121 करोड़। फर्क कितना है? फर्क है लगभग लगभग 18-19 करोड़ का फर्क आपका यहाँ पर रहेगा। तो जो 18-19 करोड़ का फर्क आया, लगभग 18 करोड़ का जो फर्क आपका यहाँ पर आया, तो ये पॉपुलेशन आपकी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये है ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन में 18 करोड़ आबादी और बढ़ गई। पॉपुलेशन में चेंज कितनी आबादी का हुआ, ये एब्सोल्यूट नंबर में निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम 2011 की पॉपुलेशन को 2001 की पॉपुलेशन से आपका क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इन 10 सालों में भारत की आबादी में 18 करोड़ का बदलाव हुआ है। और 18 करोड़ आबादी आपकी क्या हो गई है? प्लस हो गई है। लगभग 18 करोड़ लोग आपके और जुड़ गए हैं। देश की आबादी में 18 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। बात समझ में आ गई सभी को? तो ये कहलाते हैं चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम नंबर्स में भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने निकाला कि लगभग 18 करोड़ आबादी बढ़ गई है, तो ये नंबर है। ये नंबर्स में भी हो सकता है और ये रेट में भी हो सकता है कि हम इसे परसेंटेज में निकाल लें। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नंबर्स में भी हो सकता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट के हिसाब से भी हो सकता है, दर के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, उसको भी समझेंगे आगे लेक्चर में। तो अभी हमने लास्ट जो हमने देखा वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये एब्सोल्यूट नंबर में है। तो यहां पर हमने देखा कि 10 सालों के गैप में देश की आबादी कितनी बढ़ी है, उसको हमने 2011 की पॉपुलेशन को 2001 की पॉपुलेशन से माइनस कर दिया, तो हमें एब्सोल्यूट नंबर में पता चल गया कि 18 करोड़ आबादी बढ़ गई है। अगर हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कहलाएगा ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, यहां पर ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ये नंबर्स में नहीं बल्कि ये परसेंटेज में होता है। ये किस में होता है? परसेंटेज में होता है। परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10 साल पहले किसी कंट्री की पॉपुलेशन थी, मान लेते हैं 1 लाख। किसी कंट्री की पॉपुलेशन थी 1 लाख, कब? 2001 में। और 2011 में पॉपुलेशन हो गई 1 लाख से बढ़कर 1,20,000। 2011 में किसी देश की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 1,20,000, 2001 में थी आपकी 1 लाख। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया आपका 20,000 का। 20,000 को हम डिवाइड करेंगे 1 लाख से, 20,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 लाख से, मल्टीपल 100 और 1 2 3 तो ये पॉपुलेशन में जो चेंज आया है वो है 20% का पॉपुलेशन चेंज। और 20% पॉपुलेशन क्या है? इंक्रीज हुई है, राइट? तो ये है ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसी तरीके से आप यहां पर ध्यान से देखिएगा जरा। तो 1951 की पॉपुलेशन को 1961 से अगर कंपेयर किया जाए, तो 1961 की पॉपुलेशन 1951 से 21 पॉइंट यहां पर आई है। 1951 से पहले हो जाएगा 1941, 1941। ठीक है, तो 1941 की पॉपुलेशन को 1951 से कंपेयर किया गया, तो 1951 की जो पॉपुलेशन है वो पिछले 10 साल में करीब 13% प्लस हो गई, 13% पॉजिटिव हो गई। 1961 की पॉपुलेशन 1951 से 21.6% इंक्रीज हुई।
तो ये आपका क्या है, ये है आपकी यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेट, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है ये, पॉपुलेशन की क्या है, ये ग्रोथ रेट है, और ये ग्रोथ रेट किस में है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। ठीक है, इसी तरीके से 1971 में आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो 24.18% रही, 1981 में ये आपकी यहाँ पर 24.7% रही, 1991 में 23.9% रही, 2001 में 21.15% रही। अब आते हैं 2001 में, तो 2001 का जो डेटा हमारे पास दिया हुआ था कि 2001 में जो पॉपुलेशन थी हमारे देश की, इंडिया की पॉपुलेशन जो 2001 में थी वो थी 102.10 करोड़ थी, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 2011 की पॉपुलेशन से। तो 2011 में देश की पॉपुलेशन थी 121.02 करोड़, दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो 18.15 करोड़ का था। 18.15 करोड़ 18.15 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे 102 करोड़ से, 102 करोड़ 0.70 करोड़ मल्टीपल 100, तो पता है कितना परसेंट निकल कर आएगा, तो आपका निकल कर आएगा 17.6%। 17 पॉइंट, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच की जो पॉपुलेशन है वो आपकी करीब करीब 17.6% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपका आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी कि हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कितनी घटी या कितनी बढ़ी वो नंबर्स में बताएंगे, और ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन हो जाता है कि हम इसे प्लस और माइनस हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक का डिस्कशन? देन से यस कि हाँ सर क्लियर है, यहाँ तक का डिस्कशन सबको क्लियर है? तो एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तो एक बार यस लिखकर मुझे बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग फैक्टर्स, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी के। तो देखो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल 2001 से लेकर 2011 के बीच में मान लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, अब पॉपुलेशन या तो बढ़ सकती है या पॉपुलेशन घट सकती है, दो ही सिनेरियो बनते हैं। अब पॉपुलेशन का घटना या पॉपुलेशन का बढ़ना, इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है बर्थ, दूसरा होता है डेथ, और तीसरा होता है माइग्रेशन। क्योंकि अगर बहुत तेजी से बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे पॉपुलेशन उतनी बढ़ेगी। अगर डेथ भी बहुत तेजी से हो रही है, लोग तेजी से मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन घटेगी। लोग तेजी से नहीं बल्कि धीमे धीमे या बहुत कम, या बहुत कम लोग डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर लोगों की मृत्यु लोगों के जन्म के मुकाबले कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर डेथ कम है बर्थ ज्यादा है, समझना कॉन्सेप्ट को, अगर डेथ कम है, लोग मर कम रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं, पिछले 10 सालों में फॉर एग्जाम्पल किसी शहर में 1 लाख बच्चे पैदा हुए, पिछले 10 सालों में 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ, और इसी टाइम पीरियड पर इसी टाइम पीरियड पर 50,000 लोगों की डेथ हुई। तो यहाँ पर डेथ हुई 50,000 लोगों की, बच्चों का जन्म हुआ 1 लाख, तो नेट नेट यहाँ पर 50,000 पॉपुलेशन बढ़ गई ना, क्योंकि पैदा ज्यादा हुए हैं और मरे हैं कम। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो हाई बर्थ और लो डेथ तो पॉपुलेशन प्लस में रहेगी, लो बर्थ बच्चे कम पैदा हुए, लो बर्थ, और हाई डेथ मतलब लोग मरे ज्यादा है पैदा कम हुए तो पॉपुलेशन घट जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक ग्रोथ, वो कैसे काउंट होती है? नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक ग्रोथ काउंट होती है कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो बर्थ से डेथ को माइनस कर दो, बर्थ से डेथ को माइनस कर दो तो नेचुरल ग्रोथ हमें पता चल जाएगी।
नेचुरल ग्रोथ हमें पता चल जाएगी। क्लियर है? बर्थ अगर 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ और 50,000 लोग की डेथ हुई, तो हमने ऊपर एग्जाम्पल में क्या देखा, 50,000 यहां पर क्या हो जाएगी, नेचुरल ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर हमें निकालनी हो, ये एक्चुअल नहीं है। अगर एक शहर में पिछले 10 सालों में 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ और 50,000 लोगों की डेथ हुई, तो शहर की आबादी 50,000 बढ़ी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर माइग्रेशन क्या होता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले 10 सालों में उस शहर से 10,000 लोग उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए हों, या फिर किसी दूसरे कंट्री में चले गए हों। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है कि उस शहर को छोड़कर लोग दूसरे शहरों में या दूसरे कंट्रीज में चले गए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि उस शहर के आसपास के गांवों से लोग गांव छोड़कर शहर आ गए हों परमानेंटली। तो इसका मतलब ये है कि जो इन माइग्रेशन है और आउट माइग्रेशन है, उसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक शहर है, इस शहर में 10 सालों में इस शहर में पिछले 10 सालों में मान लेते हैं 10,000 बच्चों का जन्म हुआ। इस शहर में पिछले 10 सालों में 10,000 बच्चों का जन्म हुआ, तो बच्चों का जन्म होना प्लस हो जाएगा, और 10,000 बच्चों के जन्म पर पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें 5,000 लोगों की मौत हुई। 5,000 लोगों की मौत हुई इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब यह है कि उस शहर में लोग आकर रहने लग गए। जैसे ग्रेटर नोएडा में मैं आकर रहने लग गया। मेरा ग्रेटर नोएडा मेरा शहर नहीं है, मेरा शहर कहीं और है, झांसी के पास उत्तर प्रदेश में मेरा नेटिव प्लेस है जहां पर मेरा जन्म हुआ। लेकिन पढ़ाने के लिए, जॉब करने के लिए मुझे ग्रेटर नोएडा आना पड़ा। तो जब किसी शहर में आसपास के गांव से या दूसरे शहरों से लोग किसी गांव में आकर परमानेंटली रहने लग जाते हैं, तो पिछले 10 सालों में इस शहर में आकर 1,000 लोग रहने लग गए। 1,000 लोग पिछले 10 सालों में आकर इस शहर में रहने लग गए, और पिछले 10 सालों में इस शहर को छोड़कर 500 लोग चले भी गए दूसरे शहर में या दूसरी कंट्रीज में। तो अब जो फाइनल फिगर निकल कर आएगा वो होगा आपका यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर बचे 5,000, 5,000 और यहाँ पर 500 प्लस हो जाएंगे, तो 5,500 ये है अब शहर की एक्चुअल पॉपुलेशन। मतलब पहले जो थी, तो बेसिकली ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर बर्थ माइनस डेथ, ठीक है, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो अमाउंट निकल कर आएगा वो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में डेथ और बर्थ के साथ साथ माइग्रेशन को भी ऐड किया जाता है। माइग्रेशन, उस शहर को छोड़कर कितने लोग दूसरे शहर में चले गए, आउट माइग्रेशन कहलाएगा। दूसरे शहर या गांव को छोड़कर कितने लोग उस शहर में आ गए, इन उस शहर में आकर रहने लग गए, दैट इज इन। उस शहर को छोड़कर गए यानी कि आउट। बात समझ में आ गई? तो नेचुरल ग्रोथ का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, सारी चीजें क्लियर? देन से यस कि यस सर, सारी चीजें क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी होती है, ग्रोथ आपकी नेगेटिव भी होती है। तो यहां पर देखिएगा पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब जो प्लस में हो गई, तो यहां पर बर्थ ज्यादा होंगी, डेथ कम होंगी। बर्थ माइनस डेथ प्लस पीपल माइग्रेट परमानेंटली, मतलब जो लोग इस शहर में, इस कंट्री में आकर परमानेंटली रहने लग गए, उनको ऐड कर देंगे। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब है मे बी डेथ आपकी ज्यादा होंगी, तो डेथ माइनस बर्थ माइनस पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, ये माइनस होगा। ये फॉर्मूले है, ये आपकी किताब में थ्योरी फॉर्म में दिया है, ये मैंने आपका यहाँ पर एक तरीके से फॉर्मूले फॉर्म में आपके लिए बना दिया है। तो देखो, अगर किसी शहर में 1,000 बच्चे पैदा हुए, 500 लोगों की डेथ हुई, और करीब 500 लोग आपके यहाँ पर ऐसे हैं जो उस शहर में आकर परमानेंटली रहने लग गए, तो अंततः जो अमाउंट निकल कर आएगा 1,000 माइनस 500, तो बचा 500, 500 एंड 500, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1,000। 1,000 पॉपुलेशन क्या हो गई, प्लस हो गई। तो ये है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो मान लेते हैं उस शहर में 1,000 लोगों की डेथ हुई,
ठीक है, 500 बच्चे पैदा हुए और 500 लोगों ने शहर छोड़ दिया या कंट्री छोड़ दिया, दूसरे देश में या दूसरे शहर में चले गए। तो 1000 -500 इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं डेथ को। तो यहाँ पर कितने हो गए? 2000, नहीं नहीं, डेथ माइनस बर्थ। हाँ, तो ये बचा 500। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 1000 माइनस, ये 1000 हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज को कैलकुलेट करते हैं तो तीन कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीन मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के, जिसमें आता है आपका बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम क्रूड बर्थ भी निकाल सकते हैं। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चे पैदा हुए, लाइव बर्थ इन अ ईयर, इसे हम पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू जितने बच्चे पैदा हुए हों और उस पर्टिकुलर ईयर के मिड में उस शहर की पॉपुलेशन जितनी भी थी उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे 1000 से, तो ये निकल कर आएगा आपका क्रूड बर्थ रेट। इसे याद करना है कि क्रूड बर्थ रेट आपका कैसे निकलेगा, वो आप यहाँ पर देख लीजिए और समझ लीजिए। इसी तरह से जिस तरीके से क्रूड बर्थ रेट निकलता है, ठीक इसी तरह से निकलेगा क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट कैसे निकालेंगे? तो क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू डेथ अपॉन पॉपुलेशन। डेथ को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, तो मिड ईयर में जो पॉपुलेशन थी उस शहर की, उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीपल 1000, तो निकल कर आएगी क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, इन दोनों के फॉर्मूले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। अब थोड़ी सी बातचीत करेंगे माइग्रेशन को लेकर। थोड़ी सी बातचीत किस पर होगी? माइग्रेशन को लेकर होगी। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन माइग्रेशन को लेकर करते हैं। तो माइग्रेशन, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव। देखिए माइग्रेशन या जो लोग माइग्रेट करते हैं, या माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं मुंबई के पास एक गांव है, मुंबई के पास एक गांव है, वहां एक परिवार रहता है। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो एग्रीकल्चर करते थे। लंबे समय तक वो एग्रीकल्चर करते रहे, लेकिन कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इस साल उनके गांव में बाढ़ आ गई, तो अब तो उनके लिए बिल्कुल मतलब चीजें बहुत खराब हो गई। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम गांव की जमीन बेचकर शहर जाएंगे, वहीं अपना कुछ देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, गांव की अपनी उस छोटी सी जमीन को बेच दिया। ठीक है, 2-3 लाख रुपए लेकर वो शहर आ गए। वहां पर छोटे से एक जगह पर किराए पर वो रहने लगे और नौकरियां वगैरह करने लगे। जब आप क्या करते हैं, कोई लोकेशन परमानेंटली छोड़कर किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो है माइग्रेशन। अब आप जो इलाका या जो रीजन छोड़कर आए हैं, वो विलेज, वो जो गांव है, वो है प्लेस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, आप जिस इलाके को छोड़कर आए हैं वो है प्लेस ऑफ ऑरिजिन, और आप जहां पर आ गए हैं वो है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो इस केस में जो मैंने आपको बताया, इस केस में प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो जाएगी आपकी मुंबई सिटी। माइग्रेशन आप लोग अच्छे से समझ गए। माइग्रेशन क्या होता है? आप किसी दूसरे स्थान को छोड़कर, शहर को छोड़कर, गांव को छोड़कर, कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं परमानेंटली। तो आप जहां से छोड़कर आए हैं वो है प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जहां पर आप रहने लग गए हैं वो है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब यहां पर दो चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, समझनी है। पहला है इमिग्रेंट्स, सॉरी, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है और एमिग्रेशन क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है? जब कोई माइग्रेंट्स, मतलब जो अपना अपना घर छोड़कर आ रहा है, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। यानी कि ये लोग अपना गांव छोड़कर कहाँ आए? ये लोग अपना गांव छोड़कर मुंबई आए। तो मुंबई शहर के लिए ये लोग हैं इमिग्रेंट्स। मुंबई शहर के लिए ये लोग क्या हो जाएंगे? इमिग्रेंट्स हो जाएंगे, जो मुंबई में रहने आ गए। तो मुंबई के लिए इन्हें इमिग्रेंट्स कहा जाएगा। और एस माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, तो जिस स्थान को छोड़कर ये लोग निकले हैं, गांव के लोग इनको क्या कहेंगे? गांव के लोग इन्हें
एमिग्रेंट्स कहेंगे। गांव के लिए वो एमिग्रेंट्स है क्योंकि वो गांव छोड़कर गए हैं। मुंबई के लिए वो इमिग्रेंट्स है क्योंकि वो मुंबई में रहने आए हैं। तो इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स में क्या फर्क होता है ये याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ इमिग्रेंट्स और एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का क्या मतलब है, इमिग्रेशन का क्या मतलब है। पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, ये दो चीजों पर निर्भर करता है, टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। आखिर क्यों क्यों लोग गांव छोड़कर शहरों में आते हैं, क्यों लोग अपना घर छोड़कर, घर बार छोड़कर शहरों में जाकर रहने लग जाते हैं, इसके पीछे के क्या रीजन है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, कुछ होते हैं पुश फैक्टर्स और अगला होता है पुल फैक्टर्स। तो कोई अपना घर बार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर शहर जाकर क्यों रहने लग जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो पहले हैं आपके पुश फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो धक्का देते हैं कि इस गांव से जाओ। एक व्यक्ति एक गांव में रहता है, एक विलेज में एक व्यक्ति रहता है, नाम है उसका रामू। रामू गांव छोड़कर जाना चाहता है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रामू को धक्का दे रही हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रामू को धक्का दे रही हैं कि जाओ, जाते क्यों नहीं हो। अगर नहीं जाओगे तो बेरोजगार ही रह जाओगे, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर जाओगे नहीं तो बेरोजगार ही रह जाओगे, जाओगे नहीं तो तुम्हारी पुअर लिविंग कंडीशंस कैसे बदलेंगी। ठीक है। कोई नेचुरल डिजास्टर, गांव में बाढ़ आ गई, फ्लड, है ना, या फिर महामारी फैल गई या कुछ हो गया। ठीक है। तो गांव की बेरोजगारी, गांव की गरीबी, गांव में नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, इसकी वजह से गांव में क्या है, कुछ रखा नहीं है। तो ये कंडीशन रामू को धक्का दे रही है कि जाओ, इस गांव से शहर जाओ। और शहर क्या होता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है, पुल फैक्टर्स। ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उसे शहर अच्छा लगता है। ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है, शहर अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, मुंबई शहर लोगों को अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है, क्योंकि मुंबई में आपको बेहतर जॉब्स मिल सकती हैं। मुंबई में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिल जाएंगी। मुंबई में रहना यानी कि बेहतर लिविंग कंडीशंस, बेहतर लिविंग कंडीशन। ठीक है, पीस वगैरह भी मिल जाएगी, सिक्योरिटी और पीस वगैरह। ठीक है। बेहतर हेल्थ केयर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर एजुकेशन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को शहर की तरफ खींचती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें गांव में मिसिंग हैं। ये सारी चीजें गांव में मिसिंग है और ये सारी चीजें शहर में मौजूद है। तो बेसिकली जो शहर है वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, जो शहर है वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है इन वजह से। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यहां से कि जो आपके माइग्रेंट्स होते हैं, जो अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, उनके लिए पुश फैक्टर्स क्या है, क्यों। तो उनके पुश फैक्टर्स क्या हैं और पुल फैक्टर्स क्या हैं। आखिर कोई जगह माइग्रेंट्स को अपनी तरफ क्यों खींचती है, और आखिर क्यों कोई जगह माइग्रेंट्स को अपनी जगह से जाने को कहती है। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स, ये याद रखिएगा। अब आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू बी डिस्क्राइब द प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। भविष्य में किसी भी देश की और किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है, घटेगी बढ़ेगी, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की मदद से। द थ्योरी टेल्स अस, ये थ्योरी हमें बताती है, दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, किसी भी इलाके की जनसंख्या चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू द लो बर्थ टू द लो डेथ्स। यानी कि किसी भी इलाके की जो पॉपुलेशन है वो हाई बर्थ और हाई डेथ से लो बर्थ और लो डेथ की तरफ बदलती है एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे सोसाइटी रूरल एग्रेरियन यानी कि ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर करने से वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं और इलिटरेट होते हैं। शुरुआत में वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वहां पर रूरल एग्रेरियन से वो सोसाइटी अर्बन इंडस्ट्रियल में डेवलप हो जाती है। धीरे धीरे समाज पढ़ा लिखा हो जाता है।
एंड दीज चेंज अकर इन स्टेजेस, लेकिन ये बदलाव जो होते हैं वो धीमे धीमे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, स्टेजेस में होते हैं, विच आर कलेक्टिवली नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल, जिन्हें कलेक्टिवली हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल आपका यहाँ पर बोलते हैं। तो रूरल एग्रेरियन की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो धीरे धीरे यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपका यहाँ पर होता है, और अर्बन इंडस्ट्रियल में वो क्या हो जाते हैं, तब्दील आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस ग्राफ की मदद से आपको समझा देता हूं कि ये ट्रांजिशन कैसे होता है। ठीक है, ये है आपका क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ। तो ये पहले आप यहाँ पर देखोगे 15, 35 का मतलब ये काफी हाई है। तो सबसे पहले आ जाती है स्टेज 1। स्टेज 1 में काफी हाई फ्लक्चुएशन रहती है। स्टेज 1 में दुनिया में अभी ऐसे कौन से कंट्री हैं जो स्टेज 1 में है? बांग्लादेश, और आपका जो रेन फॉरेस्ट ट्राइब है, यानी कि वर्षा वनों में रहने वाले जो कबीलाई इलाके हैं, ये सभी इसमें आते हैं। तो प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपकी बर्थ भी काफी हाई है। यहाँ पर आप देखो 35 पे है ये, तो बर्थ भी काफी ज्यादा है और डेथ भी काफी ज्यादा है। यानी कि ये ऐसे, जैसे कि अगर हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलें, तो बांग्लादेश अभी उस स्टेज पर है जहां पर लोग बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों की डेथ भी हो रही है। अभी भी बांग्लादेश की काफी बड़ी पॉपुलेशन एग्रेरियन है, काफी बड़े पैमाने पर वहां पर लोग इलिटरेट भी हैं। हम भी कभी इस स्टेज में थे, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं। तो जैसे ही हम सेकंड स्टेज में आते हैं, एक्सपेंडिंग होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बर्थ रेट पहले तो काफी हाई था, 35 के आसपास था, लेकिन बर्थ रेट पहले 35 के आसपास था, धीरे 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 बर्थ रेट आपका घट के 15 के आसपास आ गया। किसके आसपास आ गया? 15 के आसपास आ गया। दिख रहा है आपको? 15 के आसपास बर्थ और 15 के आसपास डेथ। डेथ रेट भी आपका पहले यहाँ पर इस पॉइंट पे था, डेथ रेट भी धीरे 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 होके क्या हो गया, कम हो गया। तो डेथ भी कम हो गई, बर्थ भी कम हो गई। बर्थ इसलिए कम हो गई क्योंकि लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, यानी कि लिटरेट हो गए, पढ़े लिखे लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह इंप्रूव हो गई होंगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, इसलिए नंबर ऑफ डेथ भी कम हुई है, क्योंकि लोगों को समय से इलाज मिल रहा है, अच्छा इलाज मिल रहा है। तो अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज में, तो पेरू जैसा जो देश है वो यहाँ पर है अभी। पेरू स्टेज स्टेज सेकेंड के इनिशियल फेज में है, जबकि श्रीलंका और केन्या जैसे कंट्रीज आपके यहाँ पर इस स्टेज में आ गए हैं। ठीक है, इस स्टेज में आने के बाद आपकी जो बर्थ है और डेथ है वो काफी लो है। अब यहां से आगे की लाइन देखिएगा, यहां से आगे की लाइन देखिए। तो यहां से आगे की लाइन हमें बताती है कि ये देखिए यहाँ पर तो बर्थ भी आपकी क्या है, लो है, डेथ भी आपकी यहाँ पर क्या है, लो है। बर्थ लो इसलिए है क्योंकि लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, डेथ लो इसलिए है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ही लो है, स्टेज 3 है। तो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस समय इस स्टेज पर है, कनाडा, जापान और यूएसए। पहले ये कंट्रीज भी सेकंड स्टेज में थे कभी ना कभी, और उससे पहले कभी ना कभी ये फर्स्ट स्टेज पर थे। तो इंडिया भी इस तरीके से, आप इस तरीके से आप समझेंगे कि भविष्य में जो कंट्रीज आज स्टेज 1 में है, भविष्य में वो आगे चल के जब स्टेज 2 में जाएंगे तो वहां पर बर्थ भी डाउन होगी, डेथ भी डाउन होगी। जो कंट्रीज आज स्टेज 2 में है वो आगे चल के स्टेज 3 में जाएंगे तो बर्थ और लो हो जाएगी, डेथ और लो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? समय के साथ बच्चों की पैदाइश या बर्थ भी कम होगी और डेथ भी आपकी यहाँ पर कम होगी। क्लियर है मेरी बात? पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं? यहाँ पर बोला गया है कि जनसंख्या को अगर नियंत्रित करना है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पर बांट सकते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह हो सकती हैं, कॉन्डम्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, टैक्स डिसइंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं, मतलब अगर नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा हैं, आपके घर में ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, तो आपको टैक्स डिसइंसेंटिव्स, मतलब जो आपको टैक्स में छूट वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है वो सब नहीं मिलेगी। ठीक है, बड़े पैमाने पर अगर आपका परिवार बड़ा है तो बेसिकली वहां पर क्या हो सकता है कि हमारे दो परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट अपनाया जा सके, यानी कि फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सके। इंडिया में भी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है, तो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर इंडिया में चलाया गया है, ताकि लोग कम बच्चे आपके यहाँ पर क्या करें, पैदा करें, है कि नहीं? आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं थॉमस मल्थुस की अगर हम लोग बात करें
तो थॉमस मल्थुस की एक थ्योरी है 1798 की। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन को जल्द से जल्द कंट्रोल करने की जरूरत है। ये इसके पीछे एक रीजन बताते हैं। इनका कहना ये है दैट द नंबर ऑफ द पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, यानी कि लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है कंपैरिजन दी फूड सप्लाई। इनका कहना बेसिकली ये था कि जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो 2:4, 4:8, 8:16, 16 जब पहुंचेगी तो 16 के बाद 32 का रेशियो बनेगा, 32:64, इस तरीके से बढ़ती है। इनका मानना यह है कि पॉपुलेशन जस्ट डबल होती जाती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। लेकिन जो फूड सप्लाई होती है वो ऐसे नहीं बढ़ती। फूड सप्लाई बढ़ेगी, जैसे कि अगर 1 टन है तो 2 ही टन होगी, अगली बार 3 टन होगी, 4 टन होगी। फूड सप्लाई डबल नहीं होती। 4 के बाद 5 टन, 5 के बाद 6 टन, 6 के बाद 7 टन, 7 के बाद 8 टन। तो क्या फूड सप्लाई भी डबल हो रही है? नहीं, फूड सप्लाई तो डबल नहीं हो रही, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। अब इतनी बड़ी आबादी अगर होगी तो आगे चल के जब आबादी बढ़ती जाएगी लेकिन उस हिसाब से फूड सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो दुनिया में सूखा पड़ेगा, लोगों को खाना खाने को नहीं मिलेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, वॉर जैसे हालात होंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, बड़े पैमाने पर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होगी। मतलब जो आबादी ज्यादा हो गई है वो या तो सूखा पड़ने से, भुखमरी की वजह से, बीमारी की वजह से या वॉर की वजह से मारी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप फूड सप्लाई तो डबल ट्रिपल नहीं कर सकते, आप अपनी पॉपुलेशन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया को बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरा लेक्चर यहाँ पर डिस्कस किया। तो इस पूरे लेक्चर डिस्कशन के बाद ये क्वेश्चन है जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपने इस पूरे लेक्चर से क्या समझा। आपने इस पूरे लेक्चर से क्या समझा और क्या जाना, वो हमें इस लेक्चर से, इस क्वेश्चन से पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सबसे लीस्ट पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सभी लोग दीजिएगा। और आज के सेशन को जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, आई होप कि इससे आपको सारी चीजें क्लियर रही होंगी। आपको चैप्टर 2 का ये एक वन शॉट वीडियो था जिसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर 2 के बारे में सारी चीज अच्छे से पढ़ जाएं, अच्छे से समझ लें। अगर कोई डाउट फिर से भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम वहां पर रिप्लाई कर देंगे। टेस्ट कोच की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर क्लासेस आपकी टेस्ट कोच की ऐप पर भी चलती हैं। तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके या टेस्ट कोच डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो गूगल के प्ले स्टोर से, एप्पल के ऐप स्टोर से आपको ऐप मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए फिर इस सेशन में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।